ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। अनुज श्रवण श्री ओंकार सागर जी महाराज की। मैं आप लोगों को ओवर थिंकिंग से बचाना चाहता हूं। आज के इस वक्तव्य का विषय है ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, सार्वभौमिक सत्य है या सार्वभौमिक समस्या है ओवर थिंकिंग। बचपन से बचपन तक सारे जीव, सारे मनुष्य इस समस्या से ग्रस्त हैं। एक युवा, एक प्रौढ़, एक बूढ़ा, सबकी ये समस्या है महाराज। ओवर थिंकिंग बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इससे कैसे बचें। ढेर सारे मोटिवेटर इस पर अपनी अपनी स्पीच दे रहे हैं, लोग प्रयास कर रहे हैं। जैन दर्शन इसमें क्या कहता है, इस सदी के महानतम दिगंबर आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज इसमें क्या कहते हैं, और वर्तमान आचार्य समय सागर जी अथवा व्यवहारिक दृष्टिकोण से इसका क्या उत्तर है, क्या हल है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको इस वक्तव्य को सुनना पड़ेगा कंसंट्रेशन पूर्वक। गुरुदेव कहते थे ओवर ईटिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर लोडिंग सब समस्या की भंडार हैं। चाहे ओवर ईटिंग कर लो, चाहे ओवर थिंकिंग करो, चाहे ओवर लोडिंग करो। अगर गाड़ी में 4 लोगों के बैठने का स्थान है और आप 10 बैठ जाओगे तो गाड़ी का क्या होगा, खराब हो जाएगी। यदि पेट में 4 पराठे अंदर करने का स्थान है और आप 14 कर लोगे तो क्या होगा, पेट खराब हो जाएगा। और एक सीमित समय हम सोच सकते हैं, लेकिन आप दिन 24 घंटे उसी में लगे रहोगे तो क्या होगा, दिमाग खराब। तो ओवर ईटिंग, ओवर थिंकिंग और ओवर लोडिंग ये सब खराब। केवल यही नहीं, ओवर जिस भी करो, कुछ भी ओवर हो, अति सर्वत्र वर्जयेत। और यह भी कहा जाता है कि अति हो गई मतलब इति होने वाली है। तो कहीं हम सोचते सोचते इति ना हो जाए, उस सोचने की अति हो गई तो इति ना हो जाए। इति क्या, गाड़ी में ज्यादा लोड कर दिए तो गाड़ी खराब, पेट में ज्यादा भर दिया तो पेट खराब, और दिमाग में ज्यादा चलाया तो दिमाग खराब। फिर या तो आगरा जाना पड़ेगा पागल खाने में, नहीं तो दिमाग नस फट जाएगी, बस्ट हो जाएगा। महाराज बहुत बड़ी समस्या है, हम इस समस्या से मुक्त होना चाहते हैं। यदि आपके पास कोई उपाय हो तो आप बताएं। हम आपको आज ओवर थिंकिंग से कैसे बचें ये बताने के लिए आए हैं। समय अपनी गति से ज्यादा स्पीड में चल रहा है, घड़ी आपके नगर की स्पीड से कुछ ज्यादा स्पीड में चलती है, इसलिए हमने सोचा हम सीधे अपने विषय पर चलते हैं बिना किसी भूमिका को बनाए, क्योंकि विषय बहुत है, समय कम है। सज्जन थे जिनका नाम था जगन्नाथ। उन जगन्नाथ की 4 बेटे थे और चारों बेटों की सुशील, सुंदर, सभ्य, समझदार, पढ़ी लिखी, गृह कार्य में दक्ष कन्याएं, बधुएं, क्या बोलते, बहुएं थी। चारों बेटों की अपनी अपनी पत्नियां, सभी की सभी जिनेंद्र भगवान के अनुयायी थे। बहुएं भी बहुत धार्मिक थी, समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। सब उठती और सबसे पहले उठ करके द्रव लेकर के नहा धो करके जिनेंद्र भगवान के जिनालय में चारों एक साथ पूजन करने जाती। बस एक गड़बड़ी ये थी कि वे एक ही बहुत बड़े घर में, एक ही घर में अलग अलग अपना अपना, उनका स्वयं का अपना अपनी रसोई थी, अपना अपना भोजन अपना अपना अलग अलग बनता था, बाकी सब कुछ एक साथ था।
चारों में प्रेम था। प्रेम इसलिए था कि प्रेम का धागा टूटे उसके पहले ही उनके पिताजी ने उन्हें व्यवस्थित कर दिया, हम सब अपने अपने कमाओ, अपना अपना खाओ, रहेंगे साथ में लेकिन अलग अलग, ताकि बाद में फिर लड़ाई झगड़े हो के धागा टूट के अलग हो, ऐसा ना हो। ऐसी उनकी सोच रही होगी। जगन्नाथ तो जगन्नाथ थे, वे कुछ भी सोच सकते हैं। तो उन्होंने अपने चारों बेटों को अपनी आंखों के सामने व्यवस्थित कर दिया ताकि इनका प्रेम बना रहे आपस में। कोई भी व्यक्ति उस परिसर में, उनके घर में परिसर में अंदर घुसता था तो ये अनुमान नहीं लगा सकता था कि ये आपस में अलग अलग हैं। व्यापार सबके अलग अलग, चूल्हा सबका अलग, रसोई सबकी अलग, लेकिन फिर भी रहते एक ही कैंपस में थे। चारों बहुओं ने एक दिन, मंदिर पास में था, जैन जो भी होगा, जिनेंद्र भगवान का अनुयायी जो भी होगा, आप अगर वो वास्तव में जिनेंद्र भगवान का अनुयायी है तो वो मंदिर के नजदीक ही रहेगा प्राय, और वो बिना पूजन किए, भगवान के दर्शन किए उसको चैन नहीं मिलेगा। सम्यक दृष्टि की ये पहचान है। वो चारों बहुओं ने एक दिन शांति विधान करने का मन बनाया। एक साथ दीदी हम चारों शांति विधान करेंगे। चारों की चारों मंदिर आई और उन्होंने अपने तरीके से बैठ करके वो छोटे तरीके से सामान्य से शांति विधान कर लिया और वापस मंदिर से घर जाने लगी। चारों की अपनी अपनी रसोई है, चारों के अपने अपने पतिदेव, उनके बच्चे, सब कुछ अपना अपना इंडिविजुअल है। बस इतना है कि रहते एक साथ हैं लेकिन हैं साथ रहते हुए भी अलग अलग और अलग रहते हुए भी एक। मंदिर से विधान करके एक साथ चारों निकली। पहली बहू मंदिर से बाहर निकली और हाथों में उसकी खाली डिब्बी है, क्योंकि जो कुछ लाई थी वो सब खाली कर दी मंदिर में। अब वो उस डिब्बी में पुण्य भर के ले जा रही है, बहुत सारा, ढेर सारा। मंदिर से घर 100-200 कदम की दूरी पर था। वहां से मंदिर से निकली और रास्ते में उसने एक पल में, 1 मिनट में विचार कर लिया, घर जाना है, बिटिया को स्कूल जाना है, उसकी बस आने वाली है, 4 पराठे उसको बनाना है और भिंडी की सब्जी उसको पसंद है। तो बस सीधी घर पहुंची, चेंज किए कपड़े, पैर हाथ धोकर के किचन में पहुंची, रसोई में, और आटा निकाला, गूंथा, पराठे बनाए और भिंडी निकाली, धोई, उसको बनाई, सब्जी बघारी और बिटिया के टिफिन में रखी और उसको स्कूल भेज दिया। सिर पर हाथ फेंकर, मेरी रानी बिटिया जा, पढ़ के जा, मैंने तेरे लिए पराठे रख दिए। बिटिया चली गई, काम हो गया। दूसरी जो माँ थी, दूसरी जो बहू थी, वो भी मंदिर से निकली। उसके हाथ में भी एक डिबिया है, वो भी खाली है, लेकिन उसमें पुण्य, उसकी पुण्य, उसमें भी पुण्य भरा है, क्योंकि डिब्बी तो खाली कर दी और पुण्य भरकर वो ले जा रही उस डिब्बी में जिसमें द्रव्य लाई थी। बड़े लोग थे, चांदी के बर्तन थे, डिब्बी भी चांदी की थी, तो पुण्य भी चांदी का ही ले जाएंगे। कोई सामान्य से थोड़ी ले जाएंगे, लोहे का, पीतल का, स्टील का। चांदी का पुण्य लेके वो जा रहा है वापस, क्योंकि बहुत भावों से उन्होंने विधान किया। वो दूसरी जो बहू थी वो घर पहुंच रही है, रास्ते में उसने कुछ सोचा नहीं और सीधी पहुंची और ड्रेस चेंज की, मंदिर की, घर के रसोई के कपड़े पहने, पैर धोए, हाथ धोए, किचन में घुसी, आटा निकाला, उसको गूंथना शुरू कर दिया, गूंथ डाला, सब्जी निकाली, लौकी, तुरई, कद्दू और छीला, टुकड़े बनाए। ओ, आधे घंटे में इतना सब हो गया, आटा गूंथ गया, आधा हाथ आटे में रचा पका है, आटा अभी गूंथा नहीं, पूरा गूंथ रहा है। इतने में याद आया, आज तो हमें सिंघई जी के घर जाना था, निमंत्रण है सुबह से, सिंघई जी के घर में निमंत्रण है। मैंने दिमाग ही नहीं लगाया, बुद्धि ही नहीं लगाई और मैंने आटा गूंथ लिया और ये रसोई के लिए ये सब्जी वगैरह बना ली। क्या, ये तो गड़बड़ हो गई, भूल गई, मुझे याद ही नहीं रहा। उसको सिंघई जी के यहाँ निमंत्रण में जाना था, सुबह से ही उनके यहाँ का, पहले एक दिन पहले कह दिया गया था, शाम को बता दिया गया था कि सुबह मंदिर से आके सीधे सिंघई जी के यहाँ जाना है। ब्रेकफास्ट भी वहीं, लंच भी वहीं, और शाम को तो रात में खाते नहीं थे, तो जो शाम को खाएंगे वो सब वहीं रहना, दिन भर की खुशामदीद वहीं।
लेकिन उसने दिमाग ही नहीं लगाया। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, ये हम लोगों ने दूसरी कक्षा में पढ़ा था। दूसरी कक्षा का अर्थ समझते हो? दूसरी कक्षा मतलब वहां से आवाज आ रही सेकंड क्लास नहीं, दूसरी कक्षा मतलब सेकंड क्लास नहीं, दूसरी कक्षा मतलब एन अदर क्लास। एक इस कक्षा के अलावा कोई दूसरी क्लास थी, वो दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं कोई भी हो सकती है, कहलाएगी वो एन अदर क्लास, वो दूसरी क्लास। तो कौन सी क्लास में था ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन दूसरी क्लास में, इस कक्षा से अन्य कक्षा में मैंने ये पढ़ा था, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। ये तो बहुत छोटा सा काम उसने बिना विचारे किया। आप बहुत बड़े बड़े काम बिना विचारे करते हो और बाद में फिर पछताना पड़ता है। महाराज जी, हमने सोचा कि कोई एक बहुत बड़ी फैक्ट्री खोल लें, तो करोड़ों रुपए उसमें लगा दिया, खोल लें, बस विचार नहीं किया इसका क्या होगा, डिमांड है कि नहीं, काहे की खोल रहा है ये वो, और अब महाराज जी करोड़ों में, उसमें करोड़ों रुपए डूब रहे हैं। क्यों? आपने विचारा ही नहीं। बेटे को पढ़ने भेज दिया, कहाँ भेजना है, क्यों भेजना है, कुछ सोचा नहीं। अब ना बेटे का उसमें रुचि है और वो करोड़ लाखों रुपए खर्च हो गए, वो वापस है गया, कुछ नहीं। एक व्यक्ति वो है जो सोचता है, सोचने के बाद करता है। एक व्यक्ति वो है जो सोचता नहीं, करता है फिर सोचता है। आचार्य श्री का कहना था, जो व्यक्ति कुछ भी करने के पहले सोचता नहीं वो पगला, और जो जरूरत से ज्यादा सोचता है वो महापगला। मैं आपको ओवर थिंकिंग से बचाना चाहता हूं। सबसे पहले हम आपको ये बता रहे हैं कि जिसको आप ओवर थिंकिंग समझते हैं वो ओवर थिंकिंग है भी अथवा नहीं। यदि है तो उसका उत्तर बताते हैं, उपाय बताने वाले हैं। जैन दर्शन के अनुसार, गुरुदेव के अनुसार, व्यवहारिक दृष्टि से, स्वयं के अनुसार। और यदि वो ओवर थिंकिंग नहीं है तो बात ही नहीं। अगर वो ओवर थिंकिंग नहीं है तो क्या है, ये भी हम आपको बस बताने ही वाले हैं। 4 बहुएं जगन्नाथ की। पहली बहू मंदिर से निकली, उसने विचार किया, और विचार करते ही तुरंत उसने 2 मिनट में, 1 मिनट में सोचा कि पराठे बनाने हैं, भिंडी बनानी है, और गई, पराठे बनाए, भिंडी बनाए, बिटिया को टिफिन तैयार किया, निकाल दिया, काम हो गया। दूसरी बहू सोचा नहीं, किचन में पहुंची, आटा गूंथा, सब्जी बनाई, लेकिन बाद में याद आया, ओ अब क्या करेंगे। अब उस आटे को गूंथ के या तो रोटी बनाओ या पराठे बनाओ या कुछ भी बनाओ, नहीं तो ऐसे ही आटा किसी को दो, कुछ ना कुछ करना पड़े, क्योंकि बिना विचारे कर लिया। आधा घंटा खराब हो गया, सामग्री खराब हुई। अब वो पतिदेव तैयार हैं, चलो जल्दी चलो, वो हाथ में आटा गूंथा, बस आ ही रही हूं, भूल गई थी मैं। तुम पगली हो, कहां से फंस गए हम तुमसे, वो ऐसा बोल रहा पति। वो तो बोलेगा ही, जब तुम बिना विचारे काम करोगी तो पति ये तो बोलेगा ही। और आप हंसो नहीं, क्योंकि कभी कभी पत्नी को बोलता है कहां फंस गए। दोनों का यही हाल है। ये दूसरी बहू थी, वो हाथ धोए, आटा भी बर्बाद, और वो जो लौकी थी वो भी बर्बाद, और जो कद्दू आदि जो कुछ भी थे सब अध बना रखा है। सब्जियां तो फ्रिज में रख दी, कल काम आएंगी, और आटे का जो कुछ किया सो वो जाने, हम क्यों बताएं, तुम जानो वो जाने। अब जो तीसरी थी वो वहां से उठी मंदिर से, उसके हाथ में भी डिब्बी है, उसमें भी पुण्य भरा है, उसके हाथ में भी चांदी, क्योंकि पैसे वालों की बहू थी, जगन्नाथ पैसे वाले आदमी थे। उनकी बहू घर जा रही है, रास्ते में 100-200 मीटर जो रास्ता था वहां से चलकर घर पहुंची। घर पहुंची तो हाथ पैर धोए, किचन में पहुंची, ड्रेस चेंज करके किचन के कपड़े पहने और आटा निकाला। परात में आटे को निकाला, आप लोग उसको क्या बोलते हैं, कोपर या थाली, जो जिसमें भी आप गूंथते हो। हाँ, मायने ये नहीं रखता कि किस में गूंथा जा रहा है, मायने ये रख रहा है कि गुथ रहा है, ये पर्याप्त है। गरीब लोग पत्थर को कोपर बनाकर, उस पत्थर को धोकर, उस पत्थर पे आटा गूंथ के बाटियां अपने हाथों से बना के खा लेते हैं, क्योंकि आटा काम होना चाहिए, इससे मतलब है, कैसे हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं। बस वो जो तीसरी बहू थी, बहू किसकी थी, जगन्नाथ की। आपको कहां से पता, आप ही ने तो बताया, ठीक है, मतलब आप सुन रहे हैं, बहुत अच्छा। तीसरी बहू वहां से मंदिर से निकली और सीधी पहुंच गई किचन में, और उसने आटा निकाला। आटा, आप लोग सोच रहे होंगे कि वो पैसे वाले थे, पैसे वाले थे तो उनके यहाँ भोजन बनाने वाली नहीं लगी थी,
जो पागल पैसे वाले होते हैं वे भोजन के लिए कम से कम झाड़ू वाली लगा लो, पोंछे वाली लगा लो, कपड़े वाली लगा लो, बर्तन वाली लगा लो, तेल मालिश बच्चे को करने मालिश वाली लगा लो, पॉलिश वाली लगा लो, लेकिन भोजन तो अपने हाथों से ही बनाना चाहिए। पूछो क्यों? इसलिए कि उसमें अहिंसा का पालन हो रहा कि नहीं, और उसमें शुद्धि का पालन हो रहा कि नहीं। कोई ऐसे व्यक्ति आ गए जिन्हें हमें उन्हें खिलाना है, हम वो खिलाने योग्य है भी कि महाराज हम खाएंगे तो उनको क्यों नहीं खिला सकते। हम एक छोटी सी घटना बीच में घुसेड़ देते हैं। एक पति पत्नी थे, उनकी दोनों की जॉब थी, लमसम पैकेज था, तो दोनों ने एक काम वाली बाई लगा रखी थी। अब काम वाली मतलब भोजन वाली। अब यदि आप लोगों को अनुभव होगा, 20, 25, 30 साल, 35 साल, 25 साल, 15 साल आपको शादी को हो गए होंगे, ऐसा कभी होता नहीं कि कभी भी आपकी तू मैं ना हुई हो। महाराज आपको कहां से पता? आप ही लोग बता जाते हो, हमें तो अनुभव नहीं है। लेकिन उसमें कभी ऐसा भी होता है, मान लो पत्नी ने भोजन बनाया, उसमें कुछ गड़बड़ कर दी, तो आप उसको डांट भी देते हैं, दिमाग खराब है, क्या बना दिया ये, देखो खा के देखो। वो कह रहे हैं महाराज हमारे यहाँ तो रोज ही होता है। आपकी बात नहीं कर रहे, हम उनकी कर रहे हैं जिनके यहाँ कभी कभी होता है। मान लो कभी कभी ऐसा हो गया कि पत्नी ने ठीक से नहीं बनाया और आपने कह दिया, तो कभी कभी उसको गुस्सा भी आ जाती है। 50 काम है, यही काम थोड़ी, क्या करें, वो बन गया तो तुम थोड़ा ठीक ठाक कर लो, एक दिन उल्टा सीधा मिल गया तो क्या फर्क पड़ता है, डांट भी सकती है आपको। लेकिन इतना अवश्य है, अगर भोजन में गड़बड़ कर भी दिया उसने, मान लो बनाने में, मान लो टेस्ट नहीं है और आपने डांट दिया, तब भी वो गड़बड़ नहीं करेगी। कैसा? उसको गुस्सा आएगी तो रोटी जोर से पटकेगी, पराठा थोड़ा जोर से, थाली थोड़ा जोर से रखेगी, गिलास पानी जोर से भरे, आपको ऐसा लगेगा कि ये गुस्से में है मैडम। इतना तो है बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। एक आध दिन में एक आध कोई फिल्म वगैरह दिखाएंगे तो सब ठीक ठाक हो जाएगा, ऐसा हमने सुना है भैया। लेकिन यदि वो काम करने वाली है, वो नाराज नहीं हो सकती, क्योंकि आप छुट्टी पे कर दोगे, उसको छुट्टी दे दोगे, भगा दोगे घर से, तो वो क्या करेगी? आप अपनी गुस्सा को दरवाजा जोर से लगा के, थाली जोर से पटक के, गिलास जोर से पटक के, रोटी जोर से सेंक के ऐसे निकाल लेंगी और पतिदेव समझ जाएंगे कि मैडम गुस्से में। लेकिन जो काम भोजन बनाने वाली लगी है, उसने क्या किया पता? आपने उसको डांट दिया, क्या ये भोजन बनाती, उसको गुस्सा आ गई, लेकिन वो अपने गुस्से को दूसरे तरीके से उसने क्या किया, वो किचन में गई, गुस्सा आया क्योंकि उसके पति ने डांट दिया, मैडम बाजू बैठी, मैडम ने हमारा सपोर्ट नहीं किया, बस अंदर गई, उसको गुस्सा आई तो उसने क्या किया, दाल में थूक दिया। ये सत्य घटना है, उसका वीडियो भी है। उसने गुस्से में दाल में थूक दिया और उसको मिक्स किया और बढ़िया हंस के ले ये दाल सबको खिला दिया। ऐसे निकालेगी, कहां रही शुद्धि, क्या होगा भगवान जाने। इसलिए भोजन तो हमें स्वयं शुद्धि पूर्वक अपने हाथों से ही बनाना चाहिए। और इसका एक और फायदा है, मान लो मुनिराज आ गए तो कम से कम हमें पता तो है कैसे बनता, कैसे बनाते, कैसे शुद्धि। हमारे घर में मुनिराज के चरण पड़ जाएंगे, अगर उससे कराते हैं तो आपके मन में भाव ही नहीं है भैया कौन करेगा, क्या बहुत बड़ा झंझट लगेगा आपको, उससे बनवा नहीं सकते, आप बनाएंगे नहीं। इसलिए सारे कामों के लिए काम वाले लगा लो, लेकिन भोजन के लिए तो स्वयं के हाथों से ही होना चाहिए। अब वो जो तीसरी वाली बहू थी, उन जगन्नाथ जी पैसे वाले होकर उनकी बहुएं संस्कारित थी, धार्मिक थी, पढ़ी लिखी थी, समझदार थी, वे स्वयं अपना भोजन बनाती थी, बाकी उनके यहां सब था, बर्तन वाले थे, कपड़े वाले थे, पोंछा वाले थे, सब थे, बस रोटी स्वयं बनाते थे अपने हाथों से और अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाती थी। वो एक माँ जो रोटी बनाकर बच्चों को खिलाती है, एक पत्नी जो अपने बच्चों को भोजन बनाकर माता पति को और बच्चों को खिलाती है, उसमें और जो भोजन बनाने वाली खिलाती है, उसमें क्या अंतर है महाराज? उसमें ये अंतर है, जो जिसको हम सैलरी बेस पर भोजन बनाने के लिए रखे हैं घर में, वो भोजन में नमक और मिर्च और तड़का डालेगी, लेकिन जो माँ और पत्नी है वो नमक मिर्च और तड़के के साथ भावनाएं भी डालती है, वो काम वाली बाई नहीं डालेगी, ध्यान रखना, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए होटल में अच्छा तो बनता है लेकिन अच्छे से नहीं बनता। क्या कहा? होटल में अथवा बनाने वाली जो भोजन बनाने वाली हैं, घर में लगा रखा है, वे अच्छे से तो बनाती हैं, वे अच्छा तो बनाती हैं, होटल में अच्छा तो बनता है लेकिन अच्छे से नहीं बनता। इसलिए अगर अच्छे से बना खाना चाहते हो और नमक मिर्च तड़के के साथ भावनाएं भी
खाना चाहते हो तो आपको मां और पत्नी के हाथ से ही भोजन करना चाहिए। संस्कार, भारतीय संस्कृति तो यह कहती। खैर आप जानो, अपन को तो ओवर थिंकिंग से बचना है, अपन आगे चलते हैं। तीसरी बहू मंदिर से निकली, हाथ में चांदी के बर्तन पूजन के, और घर पहुंच गई। किचन में हाथ पैर धो करके, कपड़े वस्त्र आदि बदल करके, और किचन में पहुंची, रसोई घर में, और उसने आटा निकाला, गूंथा रोटी, रोटी के लिए आटा गूंथ लिया। जैसे ही आटा गूंथा, मन में भाव आया 10-12 दिन से रोटियां बना रहे हैं, आज पराठे बनाते हैं। तो बस उसने आटे को थोड़ा सा पराठे नुमा चेंज किया। फिर चेंज किया ही है, इतने में बिटिया को पराठे पसंद नहीं है। बस उसने, अरे यार पराठे नहीं, पूड़ियां बनाते हैं। अब उस आटे को पूड़ी के लिए बनाने के लिए और हार्ड किया। सुनते हैं, ऐसा हमने सुना है कि आटे का, रोटी का और पूड़ियों का और बाफले का, इनका सबका आटा अलग अलग गूंथा जाता है। महाराज आपको कहां से पता? हमने अभी चौका लगाया है, आप हमें सीधा ना समझिए। हाँ, विदिशा में हम लोग थे तो हम लोगों ने चौका लगाया 2014 में, और चौका लगाते लगाते दिवाली के 8 दिन पहले छक्का लग गया। छक्का मतलब समझते हो, दीक्षा हो गई। बस 2014 में चौका लगाया था और धीरे से छक्का लग गया, मतलब दीक्षा हो गई। तो हमने भी लगाए, हमने भी रोटी, पूड़ी, पराठे, बापले, बाप रे, सब बनाया है। समझ में आ रहा? तो उस मां ने पहले आटा गूंथा रोटी का, फिर 5 मिनट बाद प्रोग्राम चेंज। अभी सोच रही है, चिंतन दिमाग चल रहा है। फिर पराठे का, फिर बिटिया को पसंद है अब पूड़ी का, फिर पूड़ी का हुआ। अरे यार बहुत दिन हो गए, दादाजी को तो बाफले का बोल रहे थे, अब उन्होंने बाफले का कर लिया। फिर थोड़ी देर बाद, नहीं वो कंडे की बाटी बनानी, उसका आटा थोड़ा सा और अलग होता है, बताते हर एक चीज का अलग अलग होता है, हमें सब पता है। अब इतना किया, फिर मन में आया नहीं यार ये उसमें तो कंडे हैं नहीं, वो गीले हैं, ये वो, अपन एक काम करते हैं ओवन में बना लेते। फिर चेंज हुआ। 1 घंटा हो गया, रोटी से पूड़ी, पूड़ी से पराठा, पराठे से बाफले, बाफले से बापरे, बस यही चल रहा है। 1 घंटा हो गया, डिसाइड ही नहीं कर पाए कि करना क्या है। और इसको बोलते हैं ओवर थिंकिंग। महाराज जी 1 घंटे तक उसने सोचा ये ओवर थिंकिंग है। कोई 4 घंटे भी सोचे, ओवर थिंकिंग हो ये जरूरी नहीं। क्या कह रहे हैं हमारे? हाँ, अभी चौथी बहू बाकी है ना, घबराओ नहीं। अब चौथी बहू मंदिर से निकली, उसके हाथ में भी वही चांदी की बर्तन, उसमें पुण्य भर के लाई, वो सीधा घर पहुंची और सीधी किचन में घुस गई। सब वही प्रक्रिया रही, अपन जल्दी घुसेड़ देते किचन में क्योंकि घड़ी तेज चल रही। जल्दी से सीधी पहुंची और उसने आटे को अभी निकालने के लिए बर्तन, परात निकाली, आटे का डिब्बा निकाल के बाजू में रखा और सोचती है अभी तो 9 ही बजे हैं, अभी तो 1.5 घंटा है भोजन के लिए। रोज हम रोटी, पूड़ी, पराठे, बापले, बाटियां बनाते हैं, कुछ विचार करते हैं। और उसने सोचना शुरू कर दिया। 1 घंटे तक सोचते 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 उसने रोटी पूड़ी पर अभी किया कुछ नहीं, अभी वो शांति से ठंडे दिमाग से चिंतन कर रही है। और सोचते 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 उसने 1 घंटे में एक ऐसी नई डिश दिमाग में तैयार कर ली, अगर मैं इसको बनाऊंगी तो ये तो खुश हो जाएंगे, ये मतलब श्रीमान जी, और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। और जब वो उनके टिफिन में हम रख देंगे, वहां बताएंगे वाह तुम्हारी माँ ने क्या स्पेशल डिश बनाई है। तो हमारी वो अपनी, उनके जो उसके फ्रेंड है बच्चों के, वो अपनी माँ से बोलेंगे तो वो हमसे पूछेंगे दीदी तुमने ये क्या बना दी, तो बहुत जोरदार था। तो अपनी वैल्यू बढ़ेगी। कल मंदिर में 10 लोग पूछेंगे, वैल्यू भी बढ़ेगी अपनी। उसने 1 घंटे सोचा और सोच करके एक नई डिश तैयार कर दी। दूसरे दिन से फोन आने लगा, दीदी कहां से बनाया, कैसे बनाया बताओ। तो 4 घंटे तक हम लगातार सोच रहे हैं, हम ओवर थिंकर हैं जरूरी नहीं। और हम केवल 5 मिनट सोच रहे हैं, हम ओवर थिंकर हो भी सकते हैं। लंबे समय तक कोई सोच रहा है, ओवर थिंकिंग हो ये जरूरी नहीं। और कोई थोड़े समय तक सोच रहा है, वो भी ओवर थिंकिंग हो ये भी संभव है। कैसे? सुनो। चारों बहुओं ने
मंदिर से जो निकली, एक ने 2 मिनट सोचा और पराठे पूड़ी बनाई, पराठे बनाए, बिटिया को भिंडी की सब्जी दी, भगा दिया। ये ना ओवर थिंकिंग है और ना चिंतन है। बस सोचा, तुरंत सोचा, थोड़ा सा सोचा, काम किया, खत्म। ये वे लोग हैं जो तुरंत सोचते हैं और तुरंत उसको फॉलो करते हैं और निपटा देते हैं। इनके पास जरूरत से ज्यादा ना सोचने का, दिमाग लगाने का टाइम है, ना दुनिया भर का पचड़े में पड़ते हैं। दूसरी वो थी जो बिना विचारे किया, अब हाथ आटों से आटे से गुथा है। ये कौन है? ये बिना विचारे करने वाले लोग हैं। वो जो तीसरी थी, उसने विचार तो किया कि भोजन बनाना है, आटा भी निकाला, गूंथा, लेकिन निर्णीत नहीं हो पा रही। ये ओवर थिंकिंग है। 1 घंटे तक उसने लगातार सोचा, पूड़ी, फिर पराठे, फिर बाफले, फिर बाटी, फिर ये, फिर वो, बदलती जा रही बार बार। ये वो लोग हैं जो ओवर थिंकिंग करते, इनका दिमाग फटा जा रहा है। यही आज के वक्तव्य का मूल विषय है। और जो चौथी थी, उसने 1 घंटे तो सोचा 1 घंटे, लेकिन ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये चिंतन है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज रात में 1:30 बजे उठ जाते थे और सुबह 5 बजे तक घंटे भर में सामायिक कर लिया, आधे घंटे में प्रतिक्रमण कर लिया, 1 घंटे स्तुति की, बाकी 2 घंटे क्या करते थे? वे चिंतन करते थे। महाराज जी ओवर थिंकिंग है, वो ओवर थिंकिंग नहीं है, वो चिंतन है। क्या होगा? चिंतन के मोती निकलेंगे। अगर आप 4 घंटे लगातार सोच रहे हैं, किसी एक ही विषय पर निर्णय नहीं ले पा रहे और बस उसी में अब ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर रोटी, फिर बाफले, फिर पराठे, फिर बाटी, आप ओवर थिंकर हैं। आपका दिमाग फट सकता है, नस भी फट सकती है, पागल भी हो सकते हैं। सोने के लिए आपको नींद की गोली भी लेनी पड़ सकती है, नहीं तो पागल होकर ग्वालियर जाओगे। लेकिन यदि कोई एक ही विषय पर और आगे 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 सोचता जा रहा है, निर्णीत होता जा रहा है, आगे और क्या और क्या और क्या, तो जा करके वो चिंतन की गहराइयों में डूब करके मोती लाएगा। एक चिंतन का मोती, केवल एक मोती पूरे देश की दशा और दिशा बदल सकता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के एक एक चिंतन के मोती देश के लिए एक नई दिशा दे रहे हैं। उन्होंने महावीर स्वामी का जो चिंतन रहा, पहले एक ही शब्द तो था, जियो और जीने दो। आज भी उसको फॉलो करते लोग जो करने वाले हैं। और भी हजारों आचार्य जी के 500 से ज्यादा हाइको हैं, वे सब चिंतन के मोती तो हैं। 2 लोग नाव में बैठे हैं और दोनों ने ऑक्सीजन सिलेंडर पीछे बांध रखा है, समुद्र में है और दोनों को नीचे से मोती लाना है। एक डूबा, दोनों ने छलांग लगाई एक साथ, एक गया सीधा नीचे। 4 घंटे तक वो नीचे जाता 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 समुद्र में से एक हीरा निकाल के, मोती निकाल के, और 4 घंटे बाद बाहर वापस आ गया। ऑक्सीजन थी, मुंह पे बंदी थी। और एक दूसरा, वो भी कूदा, लेकिन कूदते ही अंदर तो गया लेकिन नीचे ना जाके वो यूं जा रहा है सीधा पैरेलल, जैसे पनडुब्बी जाती ना। 4 घंटे में वो भी ऑक्सीजन का सिलेंडर खाली करके वापस आ गया। दोनों 4 घंटे बाद वापस आए। एक ओवर थिंकर है और एक चिंतक है। समझ में आ गया? जो नीचे जा रहा है उसी विषय में और गहराई में जाता जा रहा है, वो चिंतन के मोती लेके आएगा। 4 घंटे सोचने के बाद भी वो ओवर थिंकर नहीं है, वो चिंतक है। और जो उसी दिशा में एक ही उसमें केवल पैरेलल जा रहा है सीधा, समझ लो वो ओवर थिंकर है। अभी हमने केवल इतना समझा कि ओवर थिंकिंग और चिंतन में क्या अंतर है। अगर आप चिंतक हैं तो आप अपनी और देश की दशा और दिशा को बदल सकते हैं। एक चिंतन का मोती कई लोगों को दिशा दे देगा, आपको स्वयं को। वो 4 माताओं में एक जो लास्ट वाली बहू थी, सबसे अंतिम, उसने 1 घंटे चिंतन करके एक नई डिश तैयार कर दी। आपने 1 घंटे सोच करके कोई एक ऐसी चीज निकाल दी, पाता मंजिल वही है जिसने ठान लिया सो ठान लिया। एक लाइन, हाथों की रेखा बदलना चुटकियों का काम है। बस आपने ये चिंतन किसी को दे दिया, मान लो सोच के, उसकी तो जिंदगी बदल जाएगी, देश की दशा और दिशा बदल सकती। तो अभी हमने केवल इतना निर्णय कर लिया कि हम जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं। वो ओवर थिंकिंग हो भी सकती है और नहीं भी। अगर सही दिशा में है, नीचे तक जा रहे हैं गोताखोर जैसे, तो वो चिंतन है, वो तो बहुत वैल्यूएबल है, उसकी तो बेहिसाब वैल्यू है। और यदि अनिर्णीत है, वो तीसरी बहू जैसे वाले जैसे हैं, वो जो
आटा गूंथा रोटी का, फिर पूड़ी का, फिर पराठे का, निर्णय नहीं ले पा रही और बस उसी में लगी है, वो ओवर थिंकिंग है। महाराज फटा जा रहा दिमाग, 2 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, एक ही विषय बार बार चाहता हूं कि मन को स्विच को ऑन ऑफ कर दूं, लेकिन वो स्विच ऑफ ही नहीं हो रहा, सिर फटा जा रहा है, चाहते हुए मुझे नहीं सोचना, लेकिन बार बार एक ही विषय में चल रहा है, क्या करें। ये है वो वाला जो तीसरे नंबर वाली बहू थी, बार 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 आटे को गूंथना बदल रही। अथवा ये वो है गोताखोर जो नीचे ना जाकर 4 घंटे में अपनी पूरी एनर्जी, पूरा ऑक्सीजन का सिलेंडर खाली करके वापस आ गया, लेकिन वो नीचे ना जाके यूं गया सीधा, समुद्र में तो घुसा लेकिन नीचे गहराई में ना जाके दूसरी दिशा में, विपरीत दिशा में जा रहा, उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला नहीं हो, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, पूरी एनर्जी बस्ट करके वो वापस ऊपर आ गया। ये है ओवर थिंकिंग। चिंतन की वो वैल्यू है। क्या वैल्यू है? 1 मिनट में सुनो जल्दी, फिर हम उपाय बताते हैं अगर ओवर थिंकिंग है तो क्या। हम लोग नेमावर में थे, इस देश के पीएम प्रधानमंत्री, उन्होंने उस समय ओम बिड़ला जी को वो नियुक्त किया था, क्या? स्पीकर स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट, संसद के जो सर्वोच्च व्यक्ति होते हैं, अध्यक्ष, संसद भवन के जो अध्यक्ष हैं, वो जिनको पीएम भी बाद में सर बोलते हैं, तो वो ओम बिड़ला जी आए, नेमावर में थे, उन्होंने आचार्य को बताया, आचार्य जी वो मोदी जी ने हमसे कहा कि हम आपको स्पीकर बनाना चाहते हैं। तो हमने उनसे बोला कि सर आप हमें स्पीकर बनाना क्यों चाहते हैं? तो आचार्य श्री उन्होंने हमसे बोला, मतलब कौन बता रहा है ये बात? ओम बिड़ला जी आचार्य विद्यासागर जी को बोले, हम आपको स्पीकर इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि पहली बात तो आप जमीन से जुड़े इंसान हैं। वो ओम बिड़ला जी किसान हैं, कृषक है, उनकी खेती है, तो हमारा देश कृषि प्रधान है, चूंकि देश कृषि प्रधान है इसलिए एक कृषि जिसका मुख्य धंधा हो, जो जमीन से जुड़ा इंसान हो, वो अगर संसद का स्पीकर बनेगा तो देश को उसके अनुभव का फायदा मिलेगा, इस अपेक्षा से बनाना चाहते। तो इसलिए बनाना चाहते हैं स्पीकर आपको चूंकि आप जमीन से जुड़े इंसान हैं, और दूसरी बात इसलिए बनाना चाहते हैं कि आप हमें आपकी सादगी से भय लगता है। क्या कहा? हम आपको स्पीकर इसलिए बनाना चाहते हैं, मोदी जी ने ओम बिड़ला जी से कहा, ओम बिड़ला जी आचार्य विद्यासागर जी को बता रहे, आचार्य जी मोदी जी ने बुलाया और उन्होंने कहा हम आपको स्पीकर बनाना चाहते, तो हमने कहा आप हमें स्पीकर बनाना क्यों चाहते हैं सर? तो उन्होंने कहा इसलिए बनाना चाहते हैं, पहली बात तो इसलिए बनाना चाहते हैं कि आप जमीन से जुड़े हैं, कृषक हैं, और दूसरी बात हमें आपकी सादगी से भय लगता है। आचार्य उन ओम बिड़ला जी की सारी बातों को सुन रहे थे, हम लोग बाजू में खड़े थे 5-7 महाराज। जैसे ही वो आचार्य हाथ यूं बंद किए, चुपचाप सुन रहे हैं, और जैसे ही उन्होंने कहा कि वो हमसे बोले कि हमें आपकी सादगी से भय लगता है इसलिए हम आपको स्पीकर बनाना चाहते हैं, तो तुरंत आचार्य एक्टिव हुए और बोलते हैं, वाह, देखो उसको, मोदी को पाकिस्तान से डर नहीं लगता, उसको आतंकवाद से डर नहीं लगता, उसको अमेरिका से डर नहीं लगता, उसको किसी की सादगी से डर लगता है। वो सामान्य इंसान नहीं है, वो चिंतक है, विचारक है, कवि हृदय है। ये आचार्य विद्यासागर जी के शब्द थे। क्या बोले? उसको पाकिस्तान से भय नहीं लगता, आतंकवाद से भय नहीं लगता, अमेरिका से भय नहीं लगता, उसको भय लग रहा है किससे? किसी की सादगी से। एक चिंतक को सादगी से भय लगता है। ये छोटी मोटी बात नहीं, इसको आप गहराई से सोचोगे तो दिमाग खुल जाएगा, बहुत बड़ी बात है। तो कोई व्यक्ति घंटों सोच रहा है, वो चिंतक भी हो सकता है। लेकिन आज का विषय क्या है? हमें आपको ओवर थिंकिंग से बचाना है। अब यदि आप 4 घंटे सोच रहे हैं और आप चिंतक नहीं हैं, तो फिर आप 100% ओवर थिंकर हैं। उसका उपाय क्या है वो सुनो। अब अभी हमने 4 बहुओं के माध्यम से ये जाना कि उन चारों में से ओवर थिंकिंग किसके पास है। एक ने तो निर्णय ही नहीं लिया, तो सोच थिंकिंग ही नहीं की, तो ओवर और लो क्या? दूसरी वाली, एक ने एक पल सोचा, तुरंत निर्णय लिया, काम हो गया, ये भी ओवर थिंकर नहीं। जो दूसरी बहू थी उसने सोचा ही नहीं, तो ओवर थिंकिंग की बात ही क्या। जो तीसरी बहू थी वो ओवर थिंकर है, और जो चौथी बहू थी वो चिंतक है। तीसरी और चौथी दोनों ने 1-1 घंटे सोचा, एक ने ओवर थिंकिंग की और एक ने चिंतन किया। जो चौथी थी उसकी तो वैल्यू बेहिसाब है, क्योंकि वो चिंतक है।
लेकिन जो तीसरी थी ये आपकी समस्या है। इसी को हम, इसका उपाय क्या है ओवर थिंक से बचने का, अब हम वो बताते हैं। आप लोगों ने कुम्हार को देखा होगा। महाराज बहुत ओवर थिंकिंग होती है, मन करता है कि स्विच ऑफ कर दें, कैसे भी ये बंद हो जाए दिमाग, लेकिन वो बंद होता नहीं। कभी कभी नींद की गोलियां खाकर सोना पड़ता है और बार बार लगता है कि क्या करूं, दिमाग काम नहीं करता। किसी एक विषय पर वो दिन दिमाग चलता ही रहता है, क्या करूं, चलता ही रहता है बस। किसी को व्यापार संबंधी ओवर थिंकिंग, किसी को एजुकेशन पढ़ाई संबंधी, किसी को कैरियर संबंधी, किसी को पारिवारिक वैवाहिक जीवन संबंधी, किसी को बच्चों के कैरियर संबंधी। हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी विषय में बेहिसाब समस्या है और वो समस्या वो उसमें घुमड़ता गुथा रहता है, उसी में वो निर्णित नहीं हो पाता। घंटों 2-2 4-4 घंटे इसी में बीत जाते हैं। तो चिंतन, ओवर थिंकिंग के कारण महाराज पेट खराब होता है, फिर पेट के कारण पूरा शरीर खराब होता है, स्वास्थ्य भी खराब है, दिमाग भी खराब है, घर भी समझ में नहीं आता क्या करें। पहले ये निर्णय ले लो, आप ओवर थिंकर हैं या चिंतक हैं तो आप अमीर अरबों रुपए के आदमी हैं। अगर नहीं हैं, ओवर थिंकर हैं, तो उपाय क्या है वो सुनो। आपने कुम्हार देखा होगा। कुम्हार चाक पर मिट्टी को रख करके घड़े बनाता है। कुम्हार मतलब प्रजापति, मिट्टी के घड़े बनाता है वो चाक पर रखकर गोल गोल घुमाकर। एक कुम्हार के पास माना कि 3 चाक हैं। हम आपको जैनिज्म के अनुसार ये बताना चाहते हैं कि आप ओवर थिंकिंग से कैसे बचें। हमने अभी ये निर्णय लिया कि ओवर थिंकिंग क्या है, अगर आप हैं तो कैसे बचें। जैन दर्शन के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं पहले, फिर बताएंगे आचार्य के अकॉर्डिंग, फिर बताएंगे व्यवहारिक जीवन से अपने अकॉर्डिंग। पहले हम जैन दर्शन के आधार पर आपको ये बताते हैं कि कैसे बचें। एक कुम्हार चाक पर मिट्टी के लौंदे को रख करके घड़े बनाता है। आप लोगों ने कभी देखा होगा, एक डंडा होता है, उस डंडे से वो उस चाक को घुमाता है, बीच में आरे होते हैं, वो डंडे से घुमाएगा, छोड़ देगा, वो चाक घूमता रहेगा। आज जमाना बदल गया है। एक जमाना था जब हाथ की चक्की से आटा पीसा जाता था, आज इलेक्ट्रिक मशीन आ गई, उससे आटा पीसा जाता है। ऐसे ही एक जमाना था जब वो कुम्हार हाथ के डंडे से उस चाक को घुमाता था, लेकिन आज जमाना बदल गया, इलेक्ट्रिक मशीन से उसको घुमाया जाता है। ऐसा उस जमाने में आपके पास जैसे मान लो 1 2 3 4 चक्कियां हैं, ऐसे उस कुम्हार के पास 3 चक्कियां हैं। वो चाक हैं लेकिन उसके पास मशीन नहीं है, वो डंडे से घुमाता है। अब एक चाक, दूसरा चाक और तीसरा चाक, चाक 3 हैं, तीनों पर लौंदे रख दिए मिट्टी के, और उसको घड़ा बनाना है तो चाक को घुमाना पड़ेगा। अब वो क्या करता है, एक डंडा है, उस डंडे को एक चाक को घुमाया, दूसरे चाक को घुमाया, फिर तीसरे चाक को घुमाया। तीनों चाकों को, वो चकों को, पहियों को वो घुमा रहा है, तीनों को। थोड़ा स्लो हुआ, फिर इसको घुमा दिया, फिर दूसरा स्लो उसको घुमा दिया, तब तक वो तीसरा स्लो हो गया, फिर उसको, तब तक ये फिर स्लो हो गया। तीनों को एक डंडे से घुमा रहा है। बस यही हाल आपका है। मन, वचन और काय, आपका योग एक होता है, या तो मनोयोग होगा, या वचन योग होगा, या फिर काय योग होगा। योग समझते हो, काय वांग मना कर्म योगा, ये अकॉर्डिंग टू जैनिज्म। हम मन, वचन और काय की जो क्रियाएं हैं उसको करते हैं, उसको योग बोलते हैं। काय वांग मना कर्म योगा, ये सूत्र आता है। 3 चाक हैं आपके पास, एक मन, एक वचन और एक काय। डंडा एक है जिसको योग बोलते हैं। वो योग तीनों में से किसी एक पर होगा। जैसे कंप्यूटर में आपने देखा होगा वो कर्सर होता है, जैसे आपने माउस पे हाथ रखा, वो कर्सर, वो तीरा एक्टिव रहता है, वो कहीं ना कहीं होगा। अब आपको जिस फोल्डर को खोलना खोल लो, उसको उस पर भेजकर। ऐसे ही वो चाक, उस प्रजापति, उस कुम्हार के पास जो चाक है वो योग है, वो 3 में से किसी एक पर हमेशा बना रहता है, 3 चाकों में से। ऐसे ही आपका मन, वचन और काय, इन तीनों में किसी ना किसी एक पर वो चाक पर वो डंडा या वो योग होगा। जिस समय आप हाथ पैर से काम कर रहे हैं, पूरा उपयोग आपका हाथों पर, शरीर पर है, उस समय काय योग होगा। जिस समय वचन पर है,
वो वचन योग होगा, और जिस समय मन पर है वो मनोयोग होगा। अब आप जिस समय सोच रहे हैं उस समय आपका मन एक्टिव है, मन पर वो डंडा है, सुन रहे हैं? वो डंडा किस पर है? मन पर। जिस पर वो डंडा है वो तेज घूम रहा है। अगर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है और आपके पास कोई उपाय नहीं, आप चाहते मैं स्विच ऑफ कर दूं, तो आपको कुछ नहीं करना, उस डंडे को एक चाक से हटाकर बुद्धिपूर्वक दूसरे चाक पर रखना है। समझ में आ रहा है? 3 चाक हैं, एक मन का, एक वचन का, एक काय का। वो योग, वो डंडा है, उस डंडे को इस पर घुमाया, इस पर घुमाया, इस पर, तीनों में से वो डंडा किसी ना किसी चाक पर 24 घंटे 365 दिन 24/7 रहता ही है। एक पल भी ऐसा नहीं होता जब आप योग से रहित हों। बस जिस समय आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मन आकुल व्याकुल है, मान नहीं रहा, स्विच ऑफ नहीं हो रहा, बुद्धिपूर्वक मनोयोग से आप वचन योग पर आ जाओ, वचन योग से काय योग पर आ जाओ। जब आप काय योग पर आएंगे वो चाक अपने आप धीरे धीरे चलना कम हो जाएगा और धीरे से वो रुक जाएगा। लेकिन रुकने के पहले आप वापस उस पर आकर फिर चलाने लगे, वो फिर चलने लगेगा। तो ये आपके ऊपर आधारित है। 3 में से हम कहीं और, सुनो, अंतर मुहूर्त से ज्यादा वो चाक एक पर रह नहीं सकता। वो डंडा, या तो अंतर मुहूर्त मतलब लगभग 45 मिनट मैक्सिमम, या तो वो इस पे रहेगा या इस पे या इस पे, इसके बाद वो इस पर आएगा, इससे वो इस पे। इसको बोलते हैं, जैन दर्शन के अनुसार इसको बोलते हैं योगों की पलटन। पलटन माने पलटना। अगर आपको वो कला आती है योगों को पलटना, आप ओवर थिंकिंग से चुटकियों में बच सकते हैं। चुटकियों में कैसे? बस आप, मनोयोग है आपका चल रहा, आप बहुत फटा जा रहा है सिर, आप उसको शरीर पे, काय योग पे ले आओ अथवा वचन योग पे ले आओ। महाराज जी होता कैसे, कैसे लाएं? सुनो, मान लो आप सोच रहे हैं शिक्षा के बारे में, इतना ज्यादा सोच गया कि आप चाहते हैं मुझे सोचना बंद करना, लेकिन वो बंद हो नहीं रहा। तो अभी आपका मनोयोग है, आपको उसको बुद्धिपूर्वक वचन योग पे लाना है। आपको मान लो कोई गाना पसंद है, भक्तांबर पसंद है, कोई मोटिवेशनल स्पीच पसंद है, या कुछ चिल्लाना पसंद, कुछ भी जो आपको मुख से बोलना पसंद हो, उसको आप जोर जोर से, मान लो आपको गाना पसंद है, बस उसको बुद्धिपूर्वक इस पर अपने योग को ले आओ, वचन पर। जैसे आप वचन पर आएंगे वो चाक अपने आप बंद हो जाएगा, ओवर थिंकिंग से आप बच जाएंगे। अथवा आपको बोलना कुछ पसंद नहीं है, आपको शारीरिक क्रिया, काय योग पसंद हो, तो काय माने शरीर को एक्टिव कर लो, आप डांस करने लगो, आप पूजन करने मंदिर में चले जाओ, आप दौड़ लगाने चले जाओ मॉर्निंग वॉक पे, आप क्रिकेट खेलने, जो कुछ भी शारीरिक ऐसी क्रिया है जो जिससे आपका उपयोग मन से तन पे आ जाए, मन, वचन और काय। तो मन से वचन और काय कहीं भी लाना है तो या तो आप वचन पे ले आओ उसको, और या फिर काय पे ले आओ। शरीर संबंधी, शरीर को एक्टिव कर लो, तेज, अपने आप मन शांत हो जाएगा। और या फिर वचन को एक्टिव कर लो, बोलने लगो जोर जोर से, गाने गाने लगो या भजन गाने लगो या जो भी आपको, पूजन करने लगो भगवानी। तो उस योग को आपने मनोयोग से वचन योग अथवा काय योग में पलटा लिया बुद्धिपूर्वक, आपका मन अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा। लेकिन अंतर मुहूर्त बाद फिर इन दोनों में पलटाते रहो, थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दो। ये बुद्धिपूर्वक आप कर सकते हैं। ये जैन दर्शन के अनुसार उपाय है। दूसरा उपाय हम आपको बताते हैं आचार्य विद्यासागर जी के अनुसार। आचार्य श्री से किसी ने पूछा, आचार्य श्री अगर हम, दिमाग बस्ट हो रहा है, फटा जा रहा है, हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हमें ओवर थिंकिंग से बचना है, क्या करें? आचार्य श्री जी बोले, ये तो नदी का प्रवाह है। नदी का प्रवाह मतलब तेज नदी में धार चल रही है, उसको आप रोकेंगे, बांध लगाएंगे, वो थोड़ी देर बाद फट जाएगा क्योंकि प्रवाह तगड़ा है। तो आप अगर बुद्धिमान हैं तो आपको उस प्रवाह को रोकना नहीं, उसको डायवर्ट करना है, उसको दिशा देनी है। हमने सुना है देश में एक नदी को दूसरी नदी से जोड़ने के लिए एक नई योजना चल रही है। वे जिस नदी में ज्यादा पानी है उसको किसी दूसरी नदी में जोड़कर उसके पानी का उपयोग करने की योजना चल रही है। तो वो क्या कर रहे हैं, उसकी धारा को रोक नहीं रहे, उसकी धारा को मोड़ रहे हैं। आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मुझे
पढ़ाई संबंधी, आप कैरियर संबंधी कुछ सोच रहे हैं, तो उसको सोचते सोचते आपका दिमाग फटा जा रहा है, तो आपको चिंतन के विषय को बदलना है। आपने अगर धारा को मोड़ दिया, अपने आप ओवर थिंकिंग संबंधी जो स्ट्रेस दिमाग में आ रहा था वो उससे बच जाएंगे। ये आचार्य विद्यासागर जी के अनुसार। जैनिज्म के अनुसार और आचार्य जी के अनुसार में अंतर क्या हुआ? एक में जैन दर्शन ने क्या कहा, एक में आप योग को ही पलट दो, मनोयोग से वचन योग में आ जाओ, अथवा वचन योग से काय योग में आ जाओ, या मनोयोग से काय योग में, या मनोयोग से वचन योग में। मनोयोग को फ्री छोड़ दो, मतलब वो कुम्हार का डंडा जो तीनों पर चल रहा था उसको मनोयोग पे फेरने नहीं, फिर वचन पे चलाओ, फिर काय पे चलाओ, फिर वचन पे चलाओ, थोड़ी देर में वो शांत हो जाएगा, अपने आप बंद हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। ये पहला उपाय है जैनिज्म के अनुसार। दूसरा उपाय क्या है? आचार्य विद्यासागर जी ने कहा कि आप धार नदी के प्रवाह को मोड़ दो, ना कि उसको रोको। रोकने का प्रयास करोगे तो सिर फट जाएगा, रोकेगा नहीं। तो जैनिज्म और आचार्य जी में अंतर क्या हो गया? ये अंतर हुआ, आचार्य जी ने कहा है कि मन के विषय को बदल दो, और जैनिज्म ने क्या बोला कि आप मन को ही बंद कर दो, मतलब मन को ही ऑफ कर दो थोड़ी देर के लिए। समझ में आ रहा? जैनिज्म ने कहा मन की जगह वचन पे आ जाओ, और आचार्य ने क्या कहा कि मन को, विषय को मन के विषय। एक ने मन के विषय को बदला और एक में मन को ही बदल दिया, दूसरी चीज में आ गए। ये दो उपाय। तीसरा उपाय है व्यवहारिक दृष्टिकोण से, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग ना आचार्य को ज्यादा गहराई से समझ सकते हो ना जैनिज्म को। वो और सरल है, वो ये है, अगर आपको ओवर थिंकिंग से बचना है तो वो क्या है? वो ये है कि 3 कारण हैं ओवर थिंकिंग से बचने के, 3 उपाय हैं ओवर थिंकिंग से बचने के। वो ये, पहला, यदि आपको उस विषय में ज्ञान है, नॉलेज, तो आप ओवर थिंकिंग से बहुत हद तक बच सकते हैं। आजकल होता क्या है महाराज जी, अब निर्णय लेने की बात आ गई, सीढ़ियां हैं, मान लो आपको यहां से सीढ़ी पर चढ़ना है। अगर आपको सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ना है और पहली सीढ़ी पर आप खड़े हैं, अब आपको ये नहीं मालूम कि दूसरी सीढ़ी सीमेंट की है कि रुई कपास की है कि मार्बल की है कि मिट्टी की है कि कपड़े की है कि थर्माकोल की है। तो जब ज्ञान नहीं है तो आप पैर रखूं कि नहीं रखूं, रखूं कि नहीं रखूं, रखूं कि नहीं रखूं, रखूंगा तो ये होगा, नहीं रखूंगा तो ये होगा, ये वो हजारों बातें आपके दिमाग में आएंगी। और अगर आपको नॉलेज है, हाँ मुझे मालूम है ये पत्थर की है, मजबूत है, तो आप जल्दी से अगली सीढ़ी पर पैर रख लेंगे। फिर तीसरी सीढ़ी पर तो आपको ओवर थिंकिंग की जरूरत नहीं। कौन सा हो गया? बड़ी बहू, पहली बहू जैसा आए, सोचा, पराठे बनाए, रोटी बनाई, भिंडी की सब्जी बनाई, बिटिया को निकल, 1 सेकंड में सोचा और काम किया। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा, आप ओवर थिंकिंग के शिकार हो सकते हैं। तो पहला उपाय है, जिस विषय में आपकी थिंकिंग चल रही है उस विषय में आप पूरा नॉलेज प्राप्त करें, ज्ञान। जितना आपको नॉलेज होगा उतनी ओवर थिंकिंग से आप बचेंगे। दूसरा उपाय, डिसीजन मेकिंग पावर, आपके पास निर्णय लेने की क्षमता हो। ये विषय मेरे विचार से यहां रखने लायक नहीं था, ये मेरे ख्याल से जो मेट्रो सिटीज में जो परेशान लोग हैं, आप तो गांव के मस्त रहने वाले खेतीहर लोग हैं जो दुकान चलाते हैं, खेती करते हैं, आराम से रहते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो मल्टीनेशनल कंपनी में, प्राइवेट कंपनीज में जिनकी जॉब है, 24 घंटे दिमाग खराब है, बस आपाधापी का जीवन जी रहे हैं, उनका ये विषय था। लेकिन हम क्या करें, जहां हमें भेजा वहीं तो बोलेंगे, कोई बात नहीं। अब सुना है आप लोगों ने व्यवस्था की है, ये बात उन तक पहुंच तो जाएगी, ऐसा सुना है हमने, अब क्या हकीकत है भगवान जाने। तो पहला, व्यवहारिक दृष्टि से, अथवा हमने जो सोचा कि ये उपाय है, क्योंकि आप लोगों के साथ रहते हैं, तो पहला उपाय तो ये है कि आप उस विषय में, जिस विषय में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग हो रही है, उसमें पहला उपाय कि आप उस विषय संबंधी ज्ञान पता करें, नॉलेज अर्जन करें, तो आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। दूसरा उपाय है, आपके अंदर जल्दी निर्णय लेने की क्षमता हो। उस पहली बहू ने घर से निकली, तुरंत पराठे और भिंडी, बस सीधी निकली और 5 मिनट में घर पहुंची, पराठे भिंडी बनाई और बिटिया का टिफिन तैयार किया, भगा दिया। आप क्या करते हैं? निर्णय नहीं ले पाते। पहली सीढ़ी पर पैर रखा, अब दूसरी पर रखूं कि नहीं रखूं, रखूं कि नहीं रखूं, रखूं कि नहीं रखूं, हाँ ना, पैर पहुंच भी पाऊंगा कि नहीं, कहीं फिसल ना जाऊं, कहीं गिर ना जाऊं। इस चक्कर में सोचते
जितना सोचते हैं उसको आप निर्णीत नहीं रख पाते, मतलब एक डिसीजन नहीं ले पाते। सोचते तो हैं लेकिन डिसीजन नहीं ले पाते, तो उसके चक्कर में आप पहली सीढ़ी पर खड़े खड़े सोचते रहते। अगर आपने निर्णय ले लिया तो दूसरी सीढ़ी पर पहुंचाएंगे। अब आपका पहली सीढ़ी पर सोचने का विषय समाप्त। अब दूसरी बारे में सोचेंगे, फिर तीसरी पे आ जाओ, फिर चौथी पे। जितने जल्दी जल्दी निर्णय लेते जाएंगे उतने जल्दी जल्दी ऊपर पड़ते, तो आप निर्णय नहीं ले पाते, डिसीजन नहीं ले पाते, इसलिए आपको ओवर थिंकिंग का रोग लग गया है। ये दूसरा उपाय है। तो इसका उपाय क्या महाराज जी? हमारे अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए। महाराज जी उसका उपाय क्या है? इसको हम 1 घंटे में 2-4 दिन बाद बताएंगे। डिसीजन हम कैसे लें, हमारे अंदर अपने अंदर निर्णय डिसीजन लेने का, डिसीजन मेकिंग पावर कैसे बढ़ाएं, ये 1-2 दिन में आपको बताया जाएगा। 2-4 दिन में जब भी आपका अथवा हमारा पुण्य होगा, यूं कह दो। अब आपका पुण्य तो होगा नहीं, हमारा ही होगा, ठीक है। अब तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय ये है, पहला उपाय तो ये कि आप उस विषय में जानकारी प्राप्त करें, ज्ञान हो, तो आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। दूसरा उपाय ये है कि आप निर्णीत हों, तुरंत निर्णय लें क्या करना है। अगर आप निर्णय ले लेंगे, बच्चे जैसे कॉमर्स लूं कि साइंस ले लूं, 10th क्लास का बच्चा है, 11th में उसको जाना है, कॉमर्स लूं कि साइंस ले लूं, जितने जल्दी वो निर्णय लेगा उतने जल्दी वो उसको नींद आएगी अच्छी आराम से, वो ओवर थिंकिंग से बचेगा। नहीं तो ये लूंगा तो ये होगा, ये लूंगा तो ये होगा, फिर ये होगा, फिर वो होगा, वो सोचता ही रहेगा, बस नीचे जाने का सवाल ही नहीं, वहीं वहीं सोचता रहेगा। फिर पूरी से पराठे, पराठे से बाफले, बाफले से बाफले, यही करता रहेगा वो। क्यों? निर्णीत नहीं हो पाया। अगर वो मां निर्णीत हो जाती, पराठे मतलब पराठे बस। अब चाहे इनको पसंद हो चाहे ना हो, इनको मतलब श्रीमान जी हो चाहे ना हो, दादाजी को बाटी उनको कल बना, आज तो पराठे, बस निर्णय लिया, खत्म, ओवर थिंकिंग समाप्त। लेकिन पहली सीढ़ी, दूसरी पे पैर रखना है, बस रखा, तो अगर डिसीजन लेते हैं फटाफट तो समाप्त। और तीसरा उपाय है अडिगता, दृढ़ता। जो हमने निर्णय लिया अगर हम उस पर दृढ़ हैं तो ओवर थिंकिंग का सवाल ही नहीं। आज क्या होता है, पहली बात तो हम निर्णय ले नहीं पाते क्योंकि हमें नॉलेज नहीं है। नॉलेज हो भी गया तो हम निर्णित नहीं होंगे, निर्णित हो भी गए तो उस पर हम अडिग नहीं रहते। सुबह कॉमर्स, शाम को साइंस, रात में अब हमें सीए बनना है, फिर अब हमें यूपीएससी के लिए दिल्ली जाना है, फिर सुबह हम निर्णित नहीं हो पा रहे। तो निर्णय लेने की क्षमता कैसे बढ़ाएं, ये हम आपको 2-4 दिन बाद बताएंगे। अभी हमने ये जाना कि ओवर थिंकिंग है भी कि नहीं। यदि है, यदि ओवर थिंकिंग नहीं है, हम तो फिर हम चिंतक हैं। चिंतक हैं तो आप तो अरबों के आदमी हैं। और अगर आप ओवर थिंकर हैं तो कैसे बचें? जैन दर्शन के अनुसार योगों को पलटना सीखें, योगों की पलटन। जैन दर्शन के अनुसार योगों को पलटें, मनोयोग से काय योग में, काय योग से वचन योग में, मनोयोग से वचन योग में जाएं, तो आपका काम बन जाएगा, ओवर थिंक से बच जाएंगे। आचार्य श्री के अनुसार नदी के प्रवाह को मोड़ दें, धारा को, दूसरी विषय को, मन के विषय को बदल दें बुद्धिपूर्वक। जो आपको पसंद हो उस विषय में सोचना शुरू करें जानबूझकर, तो आपका ओवर थिंक से बचेंगे। और तीसरा है, आप व्यवहारिक दृष्टि से आप 3 पॉइंट, उसके तीनों पॉइंट फिर से सुन लें। पहला पॉइंट है, आप जिस विषय में ओवर थिंकिंग आपकी हो रही है उस विषय में आप नॉलेज ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करें तो आप बच जाएंगे। दूसरा है, आप उस विषय संबंधी निर्णय जल्दी लें, क्विक निर्णय लेंगे, टेंशन खत्म। और तीसरा है, जो निर्णय लिया उस पर अडिग रहे। अगर ये तीनों आप फॉलो करेंगे तो आप बच जाएंगे। तो व्यवहारिक दृष्टि से 3, आचार्य की दृष्टि से 1 और जैनिज्म की दृष्टि से 1। जैनिज्म कहता है योगों को पलटो, आचार्य से कहते हैं धारा को मोड़ो, और व्यवहारिक दृष्टि से अथवा हम अपने हिसाब से कहते हैं कि आप उन 3 को फॉलो करें। इन 3 उपायों के अलावा दुनिया में ओवर थिंकिंग से बचने का और कोई उपाय नहीं है। अब आपको जो अच्छा लगे आप वो करें। हम चाहते हैं कि आप ओवर थिंकिंग से इनको फॉलो करके बच जाएं। बचना हो तो ठीक, और नहीं बचना हो तो आपकी मर्जी। अगर आप इनको फॉलो करेंगे, किसी एक को भी फॉलो करेंगे तो भी आप बच सकते हैं। आपने अगर योगों को पलटना सीख लिया तो बच जाएंगे, अगर आपने नदी के प्रवाह को डाइवर्ट कर दिया तो भी आप बच जाएंगे, और आपने ये लास्ट में जो 3 बताए कि उस संबंधी ज्ञान प्राप्त करें और निर्णय लें और अडिग रहें, इनसे भी बच सकते हैं। अब आप तीनों में से जैनिज्म को फॉलो करना चाहते हैं, आचार्य विद्यासागर जी को फॉलो करना चाहते हैं, अथवा
हमें या व्यवहारिक दृष्टि से आप फॉलो करना चाहते हैं, आप ओवर थिंकिंग से बच सकते हैं। इसके अलावा पूरे ब्रह्मांड में कोई अन्य उपाय नहीं है। अब आपको जो अच्छा लगे आप करें, हम आपको मिठाई खिला देते हैं। शीर्षक है आप क्या समझे थे। नहीं कर पाएंगे, मतलब एक बेटे को बताया और लगा कि वो नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने कर लिया। क्या? जो भी उपाय बताया, जिस चीज का उसका क्वेश्चन था वो उत्तर दिया, उसने उसको फॉलो किया, वो कर लिया, और ऊपर जाकर वो बोलता है आप क्या समझे थे। नहीं कर पाएंगे, हमने करके दिखा दिया। ये इसका शीर्षक है। ये 114 जो कविताओं की वो जो श्रवण धारा करके जो किताब है, उसमें आपने 114 कविताओं में आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये 115 नंबर की कविता है। उसमें 114 है, ये 115 नंबर की है। ये उसके बाद अभी यहीं आपके कुंभराज में इसको लिखा गया था। आपके सामने रखते हैं। शीर्षक है आप क्या समझे थे। नहीं कर पाएंगे, मतलब हमने करके दिखा दिया, ये इसका अर्थ है। अभी तक तो जो भी सोचा करके ही रहे हैं। मान लो आपने सोच लिया कि हमें ओवरथिंक से बचना है, तो आप बच जाएंगे। सोच लें और ठान लें और करें तो बच जाएंगे। अभी तक तो जो भी सोचा करके ही रहे हैं, इरादों के महल आज तक नहीं ढहे हैं। हमने आज तक जो सोचा हम करके रहे, इरादे हमने जो बनाए, उसके जो महल थे वो आज भी वैसे के वैसे हैं, क्योंकि वो ढहे नहीं। क्यों? क्योंकि हम जो इरादे बना लेते हैं उनको पूरा करके ही रहते हैं। ऐसा जिसके अंदर भाव है उसके लिए है ये। अभी तक तो जो भी सोचा करके ही रहे हैं, इरादों के महल आज तक नहीं ढहे हैं। बुलंद हौसलों से हम कुछ भी कर जाएंगे। आप क्या समझे थे। नहीं कर पाएंगे। खुद सुख की राह साफ, शांति मार्ग में है कंकर। सुख की राह साफ, शांति मार्ग में है कंकर। एक दिन हमने आपको बताया था दो रास्ते हैं, एक सुख का एक शांति का। शांति वाले में पत्थर हैं बड़े बड़े और सुख वाला फ्लैट है, लेकिन सुख की साफ है लेकिन आगे पुल टूटा है, और शांति वाली में अभी गड़बड़ है आगे फ्लैट है। तो उसमें कंकर हैं शुरुआत में। सुख की राह साफ, शांति मार्ग में है कंकर। चुना चुनौतियों को जिसमें गड्ढे हैं भयंकर। किसको चुना आपने? हमने शांति को ना चुन के, सुख को ना चुन के शांति को चुना। गड्ढे हैं, आगे फ्लैट है। आपने किसको चुना? सुख को। इसलिए पुल टूटा मिला, बाद में परेशान हो अभी तक। सुख की राह साफ, शांति मार्ग में है कंकर। चुना चुनौतियों को जिसमें गहरे हैं भयंकर। पता था कठिन राह में भी दौड़ हम लगाएंगे। पता था कठिन राह पर भी, पता था कठिन राह में भी दौड़ हम लगाएंगे। आप क्या समझे थे। नहीं कर पाएंगे। बिगड़ी बनाने का खेल हमने भी खेला है। ऐसा नहीं कि आप ही ने खेला हो, लोगों की बिगड़ी बनती तो आप बनाते, हम भी प्रयास करते हैं कि बन जाए। बिगड़ी बनाने का खेल हमने भी खेला है। मेले कभी देखे आज अपना ही मेला है। जहां निकलते हैं लोग वहां पीछे पीछे दौड़ रहे। क्यों? कभी हम मेले में पीछे दौड़ते थे, आज अपना घर का खुद का मेला है। बिगड़ी बनाने का खेल हमने भी खेला है। मेले कभी देखे आज अपना ही मेला है। जानते थे शीघ्र हम भी नया जन्म पाएंगे। जानते थे शीघ्र हम भी नया जन्म पाएंगे। आप क्या समझे थे। नहीं कर पाएंगे, हमने कर दिया, ये इसका अर्थ। श्रेष्ठ कार्य में सदा ही विघ्न आते रहते। महाराज जो भी हम काम शुरू करते हैं बस पहले विघ्न आ जाते। महाराज क्या बताएं भैया, वो विघ्न बता रहा है कि काम आपका 1 नंबर का है। दूसरी बात, उसी विघ्न के कारण उसमें पहनापन आएगा, इसलिए उसको अपॉर्चुनिटी मानो, उसको समस्या ना मानो। समझ रहे? श्रेष्ठ कार्य में सदा ही विघ्न आते रहते। हार जाओगे हितैषी आके बातें कहते। जो हमारे हितैषी थे, जो हमारे शुभचिंतक, वे भी कह रहे भैया तुम ना करो, कठिन है, गड़बड़ हो जाएगा, हार जाओगे। वो भी कहते, लेकिन नहीं माने। क्यों? क्योंकि हमें भरोसा होना चाहिए। डिसीजन लो और दृढ़ रहो, हम कर लेंगे। क्यों? करके दिखाएंगे। जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसा होना चाहिए। श्रेष्ठ कार्य में सदा ही विघ्न आते रहते। हार जाओगे हितैषी भी ये बातें कहते। भरोसा था कि अंत में तो जीत हम ही पाएंगे।
भरोसा था कि अंत में तो जीत हम ही पाएंगे। आप क्या समझे थे? नहीं कर पाएंगे। तो महाराज क्या करें? हाँ, अपने आप को किसी से कम कभी ना समझो। आप अपने आप को किसी से कम ना समझो। घमंड नहीं होना, ये आत्मविश्वास होना चाहिए। जब वो कर सकते तो हम क्यों नहीं, हम करेंगे। अपने आप को किसी से कम कभी ना समझो, छोटा हूं निकाल दो ये पाल रखा भ्रम। जो आपने अपने मन में ये भ्रम पाल रखा है कि मैं तो छोटा हूं, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये दिमाग से निकाल दो, क्योंकि कोई किसी से कम नहीं है। ये मक्खी यहां बैठी है, अभी मान लो मेरा हाथ इस पर पड़े और ये निपट जाए, माना कि घबराना नहीं, वो तो गलती से निपट जाए, जबरदस्ती अपन नहीं निपटाएंगे। मान लो ये निपट गई, अब वो क्या सोच रही, महाराज हम 4 इंद्रिय मक्खी हो, तुम तो महाराज हो, वो दीक्षा ले ली तुमने। लेकिन पता चला वो हमारे हाथ से ही निपट गई और मनुष्य बनी, दीक्षा ली और केवल ज्ञान प्राप्त करते मोक्ष चली गई, और हम वहीं के वहीं प्रवचन ही दे रहे। 8 साल में ऐसा हो सकता है? कम कोई नहीं है। हाँ, इसलिए कम किसी को, अपने आप को कम क्यों, हीन क्यों मानते हो? हम किसी से कम नहीं है। घमंड नहीं होना, लेकिन आत्मविश्वास, ये काम हम कर सकते हैं, ये हमारा आत्मविश्वास है। ये काम केवल हम कर सकते हैं, ये घमंड है। ये नहीं होना भाई तुम भी कर सकते, तुम भी, हम भी कर लेंगे, हम क्यों नहीं कर पाएंगे। अपने आप को किसी से कम कभी ना समझो, छोटा हूं निकाल दो ये पाल रखा भ्रम। जहां नजर फेंकेगी वहां हम ही नजर आएंगे। जहां नजर फेंकेगी वहां हम ही नजर आएंगे। आप क्या समझे थे? नहीं कर पाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की